हाय स्टूडेंट, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फ्रेंड्स। आइए अब आते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी। अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, यानी कि परमाणु संरचना से। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका एटम्स होता है, एटम्स जो है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है। आप मान सकते हैं सबसे स्मॉल सेगमेंट होता है, ठीक है। और वो जो है इंडिपेंडेंट पोजीशन में रह सकता है, स्वतंत्र रूप से वो रह सकता है। और हम मॉडर्न हाइपोथेसिस की बात करें तो मॉडर्न हाइपोथेसिस में जो हमारा एटम्स होता है, एटम्स के सेंटर पे में जो आपका भाग होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आप हाइपरबोलिक ऑर्बिट में या मान सकते हैं, सॉरी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब हमारा जो आप जानते हैं कि जो आपका एटम्स होता है, एटम्स में आपके दो मतलब पार्टिकल्स होते हैं। एक आपका प्रोटॉन होता है, दूसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग क्या होता है, सेम होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपका जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जैसे नाम से ही पता है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है, अर्थात उस पर वो जो है उदासीन अवस्था में रहता है, उस पर कोई चार्ज एक्ट नहीं करता है। तो ठीक है। तो जो आपका एटम्स होता है, एटम्स का जो सारा का सारा जो मास होता है कहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड रहता है, आपके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। मान के चलिए कि 2000 टाइम्स लेस होता है, 2000 गुना लगभग कम होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे, दोनों पे जो आप जानते हैं चार्ज होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेम चार्ज होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज का सिंबल नेगेटिव हो जाता है, और प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज का सिंबल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो कोई आपका एटम्स होता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं तो दोनों मिला के इसका जो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाते हैं। और आपका इस तरह से कोई भी जो है पदार्थ जो होता है वो उदासीन अवस्था में रहता है। नहीं तो ये पदार्थ जो है खुद एक चार्ज का काम करते, और उदासीन ना होके ये जो घूमते रहते इधर से उधर, उसका मूवमेंट अपने आप होता रहता। ठीक है। तो ये नेचर है, हमारा नेचर जो है इसी हिसाब से बैलेंस करता है। तो जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को आप बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आप केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं उसको अलग अलग जो है सेल्स में, इसको कक्षा कहते हैं, डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट सेल हो गया, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपका फोर्थ सेल होता है उसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप जानते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होता है, आप जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होता है वो 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है काम करता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब नेक्स्ट हमारा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट। अगर हम कुछ एलिमेंट की बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है, जिससे पहला आपको दिखाया गया है 1p लिखा हुआ है, हाइड्रोजन जो है एटम्स की बात की गई है। अब इसमें हाइड्रोजन एटम्स की बात की गई है, सबसे जो है जो इजी इसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम्स का ही। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। सेकंड आप देखेंगे कापर, कापर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो 8 2 10 18 10 28 है 29। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या गया है 2 8 18 1, यानी आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब कापर का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कापर के न्यूक्लियस में जो है कितने प्रोटॉन है, 29 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 34 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 29 प्रोटॉन है, तो 29 प्रोटॉन जो है किससे बनित रहेगा, 29 इलेक्ट्रॉन से बनित रहेगा। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या गया है 2 8 18 और 1। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के केस में आप क्या देखेंगे,
सिलिकॉन के केस में आप देखेंगे कि सिलिकॉन की एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसके जो है सिलिकॉन के जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें 14 प्रोटॉन होते हैं, 14 न्यूट्रॉन रहेंगे और जो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रोसेस है, पहले सेल में कितने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके दिमाग में आएगा तीसरे सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, तीसरे सेल में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 4 ही इलेक्ट्रॉन तक इसकी एटॉमिक नंबर पूरी हो जाती है। तो फिर भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहेंगे। तो इस तरह से आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे इसमें इसके एटॉमिक नंबर को जो है डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की होती हैं वो ऊर्जाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जाएं होती हैं, आप जानते हैं किसी भी एटम में जो सेल होते हैं वो 1 2 3 4 कन्फर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन जो आपके सेल होते हैं, ये सेल ही एनर्जी लेवल को जो है तो करते हैं, एनर्जी लेवल को ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन के सेल में जो एनर्जी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकालेंगे। इसको आप ईवी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो मान सकते हैं आपकी कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। और ये जो है जो एनर्जी होती है इनका लेवल चेंज होगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 से 4 से 5 में। जैसे आप सपोज करिए आप कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव में आपके तमाम गियर शिफ्ट दिए होंगे 1 2 3 4 5 टॉप, ठीक है। तो आपका जो आपका ट्रांसमिशन होता है शाफ्ट पे किसके होता है, गियर ट्रांसमिशन सिस्टम से होता है। तो ये ट्रांसमिट होता रहता है एक गियर से दूसरे गियर में, दूसरे गियर से तीसरे गियर में, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन आपका दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन के केस में आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप जो है जैसे जैसे न्यूक्लियस से जो है आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाने पर एनर्जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और एनर्जी का मान जो है आपका बढ़ेगा। अब एनर्जी का मान बढ़ेगा, अब एनर्जी आपका किस टाइप पे इसमें स्टोर रहेगा, एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी और कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 2 एनर्जी के रूप में आपका एनर्जी स्टोर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एनर्जी लेवल दिया गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखिए E1 E2 E3 आपको दिखाया गया अलग अलग सेल में, n = 1 n = 2 n = 3, 3 सेल्स आपके बनाए गए हैं। अब E1 is less than E2 is less than E3, यानी जो सबसे जहां पे आपका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं, E3 is more than all the energies of E1 and E2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के पास में जो आपका सेल रहेगा उसमें जो आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इतनी मजबूती से बंधा रहेगा, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जबकि जो न्यूक्लियस से दूर आपके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होती है मतलब कि आप जो है जैसे ही आप जो है मान लीजिए कि थोड़ा सा एनर्जी इसको देंगे, क्योंकि बाहर से एनर्जी आपको देनी पड़ती है इसको ब्रेक करने के लिए, या मान सकते हैं जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो जो न्यूक्लियस से पास वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा न्यूक्लियस के जो सबसे आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा आप वोल्टेज दे देंगे तो उसका जो है ब्रेक एनर्जी थे जिसको आप ज्यादा हो जाएगा तब जो वो भी ब्रेक कर जाएगा, तब वो पार्टिसिपेट करेगा। जनरली केस में हम बात करें तो जो आपका तो शक्तिशाली क्यों माना जाता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत जल्दी वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप उसको चाहे थर्मल प्रोसेस से करें, चाहे उसको आप फोटॉन प्रोसेस से करें, प्रकाश दें, या कोई अदर आप उसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करें, तो एनर्जी का जो लेवल होता है वो आपका एनर्जी लेवल इवन से आप मान सकते हैं बेस लेवल से हायर एनर्जी स्टेट में चला जा सकता है, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। लेकिन आप जाने कि एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा नहीं रह पाता है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद अपने जनरल कंडीशन में आ जाता है।
ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि रेडिएशन के रूप में, ये एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। E1 इज लेस देन E2 लेस देन E3, यानी E3 की जो एनर्जी होगी, जो आपका आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। अब ठोस पदार्थों की बात करेंगे। ठोस पदार्थों की में क्या होगा, ठोस पदार्थों में ऊर्जा पट्टिकाएं। अब एनर्जी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब आप जानते हैं चालन अवस्था है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्लो करने लगता है, फिर अपने वो प्रीवियस स्टेज में नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका कोई भी मैटर होता है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एटम्स जो है आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते कहते हैं, ये एटम्स जो है जो आपस में मिलते हैं। तो किसी भी सॉलिड्स में, सॉलिड्स की बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल के जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, आवेशित होता है, चार्ज होता है। क्योंकि अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो है, सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी कंडीशन अलग अलग रहेगी, हाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बाइंड अप, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा तो इनका जो चार्ज होगा, चार्ज भी इनका कम ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब मान सकते हैं कि आप ये प्रॉपर वे में नहीं रहते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मान लिया बात करते हैं फर्स्ट एनर्जी बैंड की, तो फर्स्ट एनर्जी बैंड की बात करते हैं जिसमें ढेर सारे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बहुत पास होंगे। जैसा कि देखिए आपको दिखाया गया है, बहुत पास है, मतलब इनमें जो है गैप ना के बराबर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा एनर्जी लेवल रहेगा, एनर्जी लेवल इसमें कम रहेगा का मतलब कि इसमें जो है आपके एनर्जी बैंड कम इसलिए रहेगा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में आपको इसमें आपका ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड से जो नीचे हैं इलेक्ट्रॉन की जो है सारी जो आपको बैंड दिख रहे हैं, कंडक्शन बैंड के नीचे वाला, इसमें देखिए भरे हुए का मतलब इसमें आपको जो है गैप दिखा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे मतलब पॉइंट से इसको डिनोट किए हैं। ये किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। लेकिन जो आपकी वैलेंसी बैंड है, यानी थर्ड बैंड है जिसको आप वैलेंसी बैंड कहते हैं। तो वैलेंसी बैंड जिसको आप वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता होता है। तो वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के क्या होते हैं, बने होते हैं। और जो आपका पूरा का पूरा बैंड है, बैंड में जिसमें आपका पॉइंट से दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, इसका मतलब सारे एनर्जी लेवल्स में, चाहे फर्स्ट एनर्जी लेवल हो, चाहे सेकंड एनर्जी लेवल हो, चाहे थर्ड एनर्जी लेवल हो, सब में क्या है, सब में प्रेजेंट क्या है, सब में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब इसमें कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या दिखाता है, कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप आउटर मोस्ट सेल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंसी बैंड में एक आप एनर्जी गैप देख रहे हैं जिसको ईजी से आपका डिनोट किया गया है। इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी गैप किया जाता है, एनर्जी गैप इसको कहा जा सकता है। तो जो वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देके आप, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके आप किसमें ला सकते हैं, कंडक्शन बैंड में ला सकते हैं। किसमें ला सकते हैं, कंडक्शन बैंड में ला सकते हैं। तो जब आपका वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड में आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो आपका एनर्जी गैप है, जो आपका एनर्जी गैप है वो इजी हो जाएगा। एनर्जी गैप इजी हो जाएगा मतलब कि कंडक्शन वैलेंसी बैंड में और कंडक्शन बैंड में क्या रहेगा, एनर्जी गैप रहेगा। यानी कि वैलेंसी बैंड वाली सिचुएशन में आप जो है एक एनर्जी देके इसको जो है कंडक्शन बैंड में ला सकते हैं। ठीक है, और जो आपका वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होगा उसको आप बोलेंगे फॉरबिडन गैप। क्या बोलेंगे, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप या बोल सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि दोनों की एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इस तरीके से आपका जो कंडक्शन बैंड होता है
कंडक्शन बैंड में जो है आपका कंडक्शन बैंड में ये आपका बैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है? जब इसको अलग से क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, कंडक्शन बैंड का मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है आपका आउटर मोस्ट सेल में पहुंच जाता है और वो फ्री टू मूव हो जाता है कि मूव करने के लिए फ्री हो जाता है और रैंडमली यानी कि अनिच्छिक रूप से इधर उधर मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। कंडक्शन मतलब चालन भी होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इसको एक बार खुद से पढ़िएगा, समझ में जरूर आएगा। 2 दिन में थोड़ा सा सिक था, मैं थोड़ा बीमार था 2 दिन, तो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स।